Hello friends, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डीएनए के टाइप्स, आरएनए के टाइप्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में डीएनए आरएनए से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे डेवलप हो जाने हैं, जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारे क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डीएनए एंड इट्स टाइप। डीएनए इज व्हाट? डीएनए वही रेलगाड़ी है जो इंफॉर्मेशंस को, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाती है। भाई कहीं से कुछ जो ले जाती है, कहते हैं ना भैया ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसी से हम जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की आप मानो कि रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी करती क्या है? ये रेलगाड़ी इंफॉर्मेशंस को, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाती है। बहुत सुंदर सा इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे करके क्या करता है, इस पे जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उन जीन्स को वो जनरेशन से जनरेशन जब ट्रांसफर करता है तो उस जीन्स पे प्रेजेंट कैरेक्टर्स भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो है क्या? तो हम ये कह सकते हैं एक वर्ड में कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल which is responsible for transfer of characters from one generation to another। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए इज व्हाट? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल ही हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला जेनेटिक मटेरियल किसका है और ये वाला जेनेटिक मटेरियल किसका है तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, बट हमें देखना है कौन सा किसका है। और आप देख रहे होंगे तो हमने लिखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो कुछ बहुत बड़ा रोल है न्यूक्लिक एसिड का, तो वो भी देखेंगे हम। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। होते क्या है? प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और इनको हम केमिकली क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कह देते हैं। तभी हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों क्या हैं तो न्यूक्लिक एसिड ही। केमिकली देखा जाए तो दे आर द न्यूक्लिक एसिड, तो इसीलिए हम इनको न्यूक्लिक एसिड भी कह देते हैं केमिकली। और ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत से इनका साइज इतना होता है कि बहुत से प्रोटीन से ये बड़े भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो हैं ही। मोस्ट ऑफ प्रोटीन से इनकी बड़े भी होते हैं, लार्जर भी होते हैं, और इनके पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, द प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म are chemically called nucleic acid and are complex molecules larger than most proteins and contains carbon, oxygen and hydrogen and phosphorus। ठीक, एक प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है जो इन डिफरेंट चीजों से लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है, और केमिकली हम इसको क्या कह देते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा कि दोनों को हम केमिकली न्यूक्लिक एसिड कह दे रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड की कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हाँ किसने डिस्कवर किया, कहाँ से इसकी बातें स्टार्ट हुई। हिस्ट्री से हमें यही तो पता चलता है कि भाई इसके बारे में स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे ये चीजें एडवांस होते गई, कैसे लोग इसके बारे में जानते गए, तो इस हिस्ट्री में भी हम वही जानेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में ही सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था।
न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर इन्होंने ही किया था, बट इन्होंने उसको नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था। सबसे पहले डिस्कवर करने वाले एफ मिस्चर ही हैं, लेकिन इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड ना कह के इसको न्यूक्लिन का नाम दिया था। क्या किया था? इसको न्यूक्लिन का नाम दिया था। और इन्होंने डिस्कवर उसको कहां से किया था? एक डिस्कार्डेड बैंडेज जो था, उस बैंडेज में, बैंडेज जो लगाते हैं चोट पे, वो एक फेंका हुआ बैंडेज था, उसमें कुछ पस सेल्स थे। उस पस सेल्स में से ही इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। It was first time discovered by F. Mister in 1869 from the pus cell obtained from discarded bandage. Discarded bandage से उन्होंने एक पस सेल्स को लिया था और उसी पस सेल में से इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और वो कब का था? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। उस टाइम जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, हो सकता है किसी सोल्जर्स का हो या कुछ भी हो, उसी टाइम के टाइम पे इन्होंने एक बैंडेज पाए थे, ये उसमें पस सेल्स थे। उस पस सेल से इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी एंड फ्रॉम सैल्मन स्पर्म। और किस में से किया था? सैल्मन के स्पर्म से। ठीक, हम कर सकते नहीं। हमें लगता है गंदा है, और देखो ये आदमी उस गंदे से कितना महान बन गया, बना ना। लेकिन हम नहीं ये ठीक, बिकॉज वी आर सो स्टैंडर्ड यार, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं। ठीक, एंड गिव द नेम न्यूक्लिन, और इसको उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लिन नेम दिया था। फिर आते हैं इसके बाद अल्टमान। अल्टमान कौन थे? ये मिस्टर साहब के स्टूडेंट थे। अल्टमान कौन थे? इनके स्टूडेंट थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे। तो रिचर्ड अल्टमान 1889 स्टूडेंट ऑफ कॉल्ड द प्रोटामीन। इन्होंने क्या किया था? इसी न्यूक्लिन को, जो इनके टीचर ने डिस्कवरी की थी, उसको न्यूक्लिन नाम दिया था रिचार्ड ने। फिर 1889 में क्या किया था? इसको एक नया नाम दे दिया, कह दिया कि भैया ये क्या है? ये है प्रोटामीन। क्या है? प्रोटामीन है। फिर उसके बाद देखते हैं 1880 में फिर क्या हुआ? एक दूसरे साइंटिस्ट आते, एमिल फिशर। एमिल फिशर आइडेंटिफाइड पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स। जब अभी आगे हम डीएनए के स्ट्रक्चर के, उसे केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। वो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स। तो इस प्यूरीन और पिरिमिडीन के बारे में किसने पता लगाया था? तो इस प्यूरीन और पिरिमिडीन के बारे में पता लगाने वाले हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन के बारे में पता लगाने वाले हमारे एमिल फिशर। एमिल फिशर ने 1880 में पता लगाया था कि इसमें क्या है? प्यूरीन और पिरिमिडीन्स प्रेजेंट हैं। फिर आते हैं अल्बर्ट खोशल आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिन एज वेल एज 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और उसके बाद एल्बर्ट ने क्या किया था कि इन्होंने नाइट्रोजनस बेस, उसमें जो मतलब पूरे के पूरे डीएनए के कंपोजिशन के बारे में बता दिया इन्होंने, क्योंकि भाई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस बता दिया उन्होंने। न्यूक्लिन का कार्बन शुगर होता है, मतलब पेंटोस शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर, जिसको हम पेंटोस शुगर कहते हैं, पेंटोस शुगर के बारे में भी इन्होंने बता दिया। फिर जो फॉस्फोरिक एसिड HCPO4 प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बता दिया। बचा क्या? कुछ नहीं। इस बंदे ने पूरा एकदम खोल के रख दिया कि लो भैया ये चीजें हैं, क्या तुम लोग टुकड़े टुकड़े में काम कर रहे हो, लाओ हम देते हैं तुम लोग को। पूरा खोल के इन्होंने रख दिया कि लो भैया ये चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। इसीलिए इनको खोशल्स वाज अवॉर्डेड द 1910 नोबेल प्राइज फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ 2 प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। न्यूक्लिक एसिड में जो इन्होंने प्यूरीन्स और पिरिमिडीन के बारे में बताया था, इसके लिए 1910 में इनको अवार्ड दिया गया। कौन सा? नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, बंदे ने बहुत अच्छा काम किया था, तो मिलना ही है। आप भी अच्छा काम करोगे, आपको भी मिलेगा। अभी आप मन लगा के पढ़ोगे, आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका भी नाम होगा कि वाह वाह क्या काम है। और वहीं अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं आएगा, तो कहेगा क्या पढ़ते थे, दिन भर तो मोबाइल लेके बैठे रहते थे, करते क्या थे। तो उसी तरीके से है, जो करा उसका बोलबाला। तो इन्होंने पूरा
बेस कंपोजिशन के बारे में डीएनए के बताया, या न्यूक्लिक एसिड की बेस कंपोजिशन के बारे में बताया कि उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो भी 2 होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। जो प्यूरिन होते हैं वो भी 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इसीलिए इनको 1910 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब इतनी बातें तो हो गई डिस्कवरी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अब हम बात करेंगे। क्या है न्यूक्लिक एसिड? जो होता है वो जनरली, भाई न्यूक्लिक नाम से पता करो ना, गेस करने की कोशिश करो कहाँ हो सकता है। कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यार आ नहीं रहा है तो बना के लिख दिया करो यार, इतने तो पढ़े ही हो कि थोड़ा बहुत पहुंच जाओगे। जैसे नाम से हम गेस कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है, कहाँ होगा भैया? न्यूक्लियस में होगा। द न्यूक्लिक एसिड आर जनरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। एंड इन सम सेल ऑर्गेनेल्स, और कहाँ प्रेजेंट होगा? कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में जनरली प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी हमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी देखने को न्यूक्लिक एसिड मिल जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये कुछ रीजन्स में कन्फाइंड रहता है कि इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन, जिस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप तो नहीं होता है ना, तो बस न्यूक्लियस जैसा कुछ दिखता है तो हम उसको कह देते हैं ये न्यूक्लियोइड है, तो वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। भाई उसका वहीं पे है रहना तो वहीं पे रहेगा। द न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, और हमने पहले ही कहा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के और राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो या हम डीएनए की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की नहीं करते। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। बट वहीं अगर हम आरएनए की बात कर लेंगे तो आरएनए क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल बोथ द डीएनए एंड आरएनए इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में दोनों डीएनए आरएनए दोनों तो होता ही है, डीएनए तो होता ही होता है, बट कुछ वायरसेस की अगर सिर्फ बात करें तो उन वायरसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? चाहे तो डीएनए होगा चाहे तो आरएनए होगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वहीं सिर्फ वायरसेस की, कुछ वायरसेस की बात करें तो उसमें दोनों नहीं होते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक, और अभी नोबेल प्राइज की कहानी सुना तो हमको पता चला था कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो देख लो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जनरली किससे किससे मिलकर बना होता है? पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से एंड फॉस्फोरिक एसिड से। पेंटोस शुगर जो 5 कार्बन शुगर होता है, ये हो गया आपका पेंटोस शुगर। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे गुंबद बनाना है, ठीक है, ऐसे गुंबद बनाना है, यहाँ एक लाइट लगा देना है। लाइट लगाने के बाद आपको क्या करना है? ठीक, ऐसे आपको बना देना है। ये हो जाएगा पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर। और फिर अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात कर ले तो मैंने पहले ही कहा, क्या कहा था? H3PO4, 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन। अरेंज करना है आपको। 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, तो एक ही है फॉस्फोरस, तो उसको बीचों बीच रख देते हैं। अब इससे हमें 3 हाइड्रोजन को लगा देना है। 3 हाइड्रोजन को लग गया। अब हमें क्या करना है? 4 ऑक्सीजन को भी देने हैं, तो 4 ऑक्सीजन दे दो भैया। 2 हो गए, हो गया 4 ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में से कोई भी हो सकते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं।
चारों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन इतना पता चल गया है कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, पेंटोस शुगर होगा ही होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा ही होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा ही होगा न्यूक्लिक एसिड में, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो। Now come to our main topic DNA। आ गए डीएनए भाई साहब। डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर डीएनए की बात करें तो इट इज नथिंग बट इट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है? डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है? कैसे? ऑब्वियस सी बात है ना, कोई चीज बनती है तो छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बहुत बड़ी सी चीज बनती है। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे वो बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आपस में जुड़ जुड़ करके कुछ स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कह दे रहे हैं? डीएनए। तो क्या है? पॉलीमर्स। पॉली मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके एक डीएनए के स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। और ये डीएनए जब बन जा रहा है तो ये किसकी तरह काम करता है? ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में और कुछ सेल ऑर्गेनल्स में। जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता ही होता है, बट न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ ऑर्गेनल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक? क्या होता है? एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनल्स में, और जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। डीएनए जो होता है ऐसे ही हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक? आप भी ऐसे इसको बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, सुंदर सा। और ये क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर किससे बनते हैं? दो स्ट्रैंड से बनते हैं। एक डीएनए की मानिए आपकी ये स्ट्रैंड है, एक दूसरी स्ट्रैंड ये है। जब ये दोनों स्ट्रैंड रहेंगे, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड सीधे सीधे नहीं रहेंगी भाई, सीधे सीधे नहीं रहेंगी। ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? आपस में हेलिकली क्वाइल्ड हो जाएंगी। ठीक? हेलिकली जब ऐसे क्वाइल्ड हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे ऐसे ऐसे। नाइट्रोजनस बेस कौन है? यही चारों, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेंगी। और इस स्ट्रैंड की लाइक क्या है कि आप जानो कि ये एक स्ट्रैंड है, इस पे ऐसे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं। ये दूसरा स्ट्रैंड है, इस पे ऐसे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं। अभी मैं सीधा इसलिए बना रही हूं कि आपको समझ में आए। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगी। किससे जुड़ेंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स को अलग अलग रखते हैं ना, तो मैग्नेट्स को जब तक हम जबरदस्ती पकड़े तब तक तो ओके है, जैसे ही छोड़ते तो चन करके चिपक जाता है। तो वैसे ही क्या होगा कि ये दोनों अभी तो दूर दूर है, ये जो इनके नाइट्रोजनस बेस है वो तो है, बट ये क्या करेंगे? आपस में चिपक जाते हैं, मतलब आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। और वो बॉन्ड कौन सी होती है? वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती तो है, किसमें होगी? तो जब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा डीएनए का स्ट्रैंड, तो हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ करेगा, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ में करेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ करेगा तो थाइमिन एडेनिन के साथ ही करेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा तो ग्वानिन ऑब्वियस सी बात है साइटोसिन के साथ ही करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इन दोनों के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। मतलब इतने दोनों ज्यादा बदमाश होंगे, इनको ज्यादा लोग जकड़ेंगे तब जाके रुकेंगे। और ये दोनों थोड़े सीधे हैं बेचारे, दो ही लोग में मान जा रहे हैं। ये दोनों नहीं, हम भागेंगे, तो इनको तीन लोग से, तीन रस्सियों से बांध दिया जा रहा है। तो ये आपस में तीन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, और ये क्या करते हैं? आपस में दो बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक? ये हो गया एक ओवरव्यू। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन
यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स इट इज फाउंड इन न्यूक्लियोइड रीजन। क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है एंड ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैं सारा पहले ही बता चुकी है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो डीएनए जो मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो किसका किसका मिलके बना होता है, तो उसमें कुछ तो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, और इन कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इन कंपोनेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, इन कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करने के लिए कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स वही 3 कंपोनेंट्स होंगे जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला था। किनके चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, पेंटोज शुगर बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नाइट्रोजनस बेस बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, एंड फॉस्फोरिक एसिड बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो रट लो दिमाग में एकदम कि यही 3 इसके कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, NPP, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन इन 3 कंपोनेंट्स को मिलाने वाला, इन लोग के बीच में दोस्ती कराने वाला कौन है, तो इन लोग के बीच में दोस्ती कराने वाले ये डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, जो क्या क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। 4 नाम याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपको रट जाना चाहिए, ठीक। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स और कुछ बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। कंपोनेंट्स में 3, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, एंड बॉन्ड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इसलिए चीजों को बता रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो और आपको चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। हमारा मोटिव यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सको। आप एक बार इसको समझ लो, दोबारा जाके यार डायरेक्ट एकदम एग्जाम में कॉपी फाड़ के आना, ठीक। आप देखो, बॉन्ड्स को देखा, कंपोनेंट्स के बारे में भी जाना कि 3 कंपोनेंट्स हैं। अब इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्या है पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर जो होता है वो क्या होता है, D2-डीऑक्सीराइबो, ठीक है, या हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स की बात करेंगे तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में आएंगे साइटोसिन एंड थाइमिन। अब हमारे लिए सिंपल होता है कि चारों नाम को तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। बट डिफिकल्टी कहां से आती है, कहां पे आती है कि मैम प्यूरिन्स में कौन 2 थे, पिरिमिडिन्स में कौन 2 थे, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको कहना है एजी प्यूरिन, ठीक है। आपके एजी कौन है, प्यूरिन, एजी प्यूरिन, एजी प्यूरिन। प्यूरिन में कौन है, एजी है, बढ़िया सा प्यूरिन है, उसमें कौन रहते हैं, हमारे एजी रहते हैं, ठीक। एडेनिन और ग्वानिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। तो प्यूरिन कौन है, प्यूरिन हमारे एजी हैं, तो एजी प्यूरिन। बाकी जो 2 बचे वो पिरिमिडिन में डाल दीजिए, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। एजी प्यूरिन और फिर उसके बाद पिरिमिडिन में बचे आपके साइटोसिन एंड थाइमिन। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, बड़ा सिंपल सा बंदा है, इसमें कोई चिटिम्मा नहीं है, एक ही है अपना H3PO4-, इसको याद कर लो भैया, कहानी इसकी इतनी ही है, बड़ा बढ़िया लड़का है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही थी ना, तो ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की हमने बात किया कि प्यूरिन्स कौन थे, एजी प्यूरिन। तो एजी प्यूरिन जो है वो बड़े बढ़िया है भैया,
वो क्या करते हैं कि रौबदार हैं एकदम। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। इनकी कोई पूछ नहीं है पिरामिडिन की, कोई हमारे एजीओजी नहीं है। तो ये क्या है, एकदम सिंपल से एक ही जगह एक ही रिंग में ये तो अपना पूरा साम्राज्य फैलाए हुए हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एजी कैसे हैं, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं, एंड पिरामिडिन्स कैसे हैं, वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। मैम 4 ही नाइट्रोजनस बेस बताई थी, 5वां कहां से आ गया? तो 5वां क्या है, ये है यूरासिल। यूरासिल ये वो है जो हमें आरएनए में मिलता है। आरएनए में क्या होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। तो जब आरएनए को पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि पूरा टोटल की बात करें तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक यूरासिल भी तो है। आरएनए में थायमिन नहीं प्रेजेंट होता, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट। वो अलग बात है कि एक बार में 4 साथ में प्रेजेंट होते हैं, बट ओवरऑल कितने हैं, 5 हैं। क्लियर है? चलिए हमने कहा था कि केमिकली जो डीएनए होता है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं। तो पेंटोज शुगर की अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ D2-deoxyराइबोज न्यूक्लिक एसिड। D2-deoxyराइबोज विच इज फॉर्म बाय द राइबोज शुगर, जो किससे मिलके बना, किसका बना होता है, राइबोज शुगर का। तो होता क्या है कि आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यही करना है कि ये बढ़िया से बना दीजिए। ठीक, इतना बना दिया। अब यहाँ पे घर के ऊपर लाइट लगा दो भैया, लाइट भी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, OH और यहाँ पे H, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे अब देखो करना क्या है, ये हमारा क्या है, राइबोज शुगर है। अब ये डीऑक्सीराइबोज कैसे बनता है, तो ये डीऑक्सीराइबोज कैसे बनता है कि यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है ना, ये निकल जाता है। यहाँ का ये ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीराइबोज में, और तब हम जो डीएनए में बनाएंगे कि डीएनए में हमारा कैसा प्रेजेंट है, तो डीएनए में हमारा ऐसा प्रेजेंट है। ठीक, याद कर लो 5 कार्बन शुगर है ये एक। बढ़िया सा बना के ऊपर बल्ब बना दो, OH H H H H OH H CH2OH। याद करने के लिए आप कहना कि यहाँ पे H जो हो जा रहा है, पहले भी यहाँ पे OH था वही निकल गया, तो ये डीएनए वाला हो गया। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड की। किसकी बात करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड की। H3PO4- it is orthophosphoric acid H3PO4- which is also called phosphate। एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जिसको हम और क्या कहते हैं, हम इसको फॉस्फेट कह देते हैं। इसका काम क्या होता है, इट ज्वाइन विथ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है और क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है डीएनए, तो वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, देखो धीरे धीरे राज खुल रहा है। क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये किससे जाके बाइंड हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मतलब आपका एक न्यूक्लियोसाइड है प्लस फॉस्फेट, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब आपके मन में रहेगा मैम तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आगे बढ़िए फिर राज खुलेगा। ठीक, तो न्यूक्लियोसाइड क्या करता है,
फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देता है, एज वेल एज एडजॉइन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। और इसका काम क्या होता है, दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड को भी ज्वाइन करने का काम इसका होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप याद कर लो। बीच में अपने फास्फोरस भैया को चुप मार के बैठा देना है, क्योंकि फास्फोरस भैया हैं इकलौते, इकलौते हैं तो भाई सबको चाहिए। फास्फोरस भैया को बैठा दो। हमको पता है H3PO4, O कितने हैं, 4 हैं। तो चलो भैया 1 2 3 4, 3 ठो हाइड्रोजन भी है तो 3 ठो हाइड्रोजन को भी बैठा दो। अब आप सोचो कि यहाँ पे तो देखो, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जुड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये दोबारा से इसी के साथ फिर से जुड़ जाएगा। ये बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास कोई नहीं था, तो ये बेचारा दोबारा से इसी के साथ फिर से जुड़ गया। ठीक, अब बात आएगी नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है डीएनए का हमारे नाइट्रोजनस बेस। ये क्या होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के फॉर्म में। प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे एजी हैं वो कैसे होंगे, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो प्यूरिन इज द डबल रिंग स्ट्रक्चर हैविंग, उसमें जो दोनों रिंग होती है उसमें एक जो होती है बेंजीन की रिंग होती है और दूसरी जो होती है इमिडाजोल की रिंग होती है। ठीक, प्यूरिन्स जो होती हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक बेंजीन की और एक इमिडाजोल की रिंग होती है। वहीं अगर पिरिमिडीन्स की बात करें तो वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो किसकी होती है, कौन सी होती है, कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है, सिंगल बेंजीन स्ट्रक्चर होता है। द प्यूरिन जो होता है वो क्या करता है, एडेनिन और ग्वानिन के फॉर्म में, एजी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड पिरिमिडिन इज द साइटोसिन एंड थाइमिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये आ गई बात स्ट्रक्चर की। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब आपको एकदम ध्यान से बस इसके स्ट्रक्चर्स को देखने हैं। आपको करने क्या है, मान लीजिए हम एक एडेनिन का स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो आप एक रिंग बना दो बेंजीन की। जब आप एक ऐसे बेंजीन की रिंग बना दोगे तो आपको क्या करना है, यहां पे एक नाइट्रोजन रखना है, उसके बाद आपको यहां पे भी एक नाइट्रोजन रखना है, यहां पे NH2 हो जाएगा। अब आप यहां पे एक ऐसे डबल बॉन्ड बना दो, यहां पे भी डबल बॉन्ड बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इधर से आप निकलोगे, ये रहा, यहां से एक बॉक्स बनाना स्टार्ट करोगे, फिर यहां पे नाइट्रोजन को रखोगे, यहां पे भी नाइट्रोजन को रखोगे और यहां पे जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां ये होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। घिच पिच हो गया, सुंदर सा बना लेते हैं छोटा सा, देखो ये हो जाएगा हमारा प्यूरिन। कौन सा प्यूरिन, एडेनिन। एडेनिन, और इसी तरीके से इसका नाम क्या करेंगे, 6 अमीनो प्यूरिन। भाई ये पूरे अमीनो है, और अगर इस मतलब ये पूरे प्यूरिन है, इस अमीनो की बात करें तो वो कौन से पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ऐड है, इसलिए हम इसको कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। तो इसका एक क्या नाम हो जाता है, 6 अमीनो प्यूरिन। अब अगर वहीं ग्वानिन की बात करें तो वो भी होगा ऐसा डबल रिंग स्ट्रक्चर ही, लेकिन इसका नाम जो हो जाता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्या होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी, मतलब 6 पोजीशन पे तो पहले कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, तो 6 पोजीशन पे हो गया ऑक्सी ग्रुप। अब क्या है,
टू अमीनो, तो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, NH। यहां से ये डबल बॉन्ड, पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया, यहां पे NH, ये डबल बॉन्ड हटा तो एक हाइड्रोजन यहां आकर के लग गया, क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड अब निकल गया है। तो उसके बाद फिर अब का जब यहां पे, तो यहीं पे 2 अमीनो NH2, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया, एक अमाइन ग्रुप आ गया NH2। अब यहां पे जो N था वो रहेगा ही रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड भी रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहां पे 6th पोजीशन पे एक ऑक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन कर देना, मतलब एक ऑक्सी ग्रुप आपको 6th पोजीशन पे जोड़ देना है। अब आप अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ये आपका हो जाएगा क्या, ग्वानिन। 6 अमीनो प्यूरिन इज द एडेनिन, बहुत छोटा सा नाम है, केवल 6 पोजीशन पे एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। लेकिन अगर वहीं ग्वानिन की बात करें तो इसमें क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा जो जहां पे अमाइन प्रेजेंट था वहां पे कौन, ऑक्सी आके प्रेजेंट हो जा रहा है, वहां पे ऑक्सी प्रेजेंट हो जा रहा है, और अमाइन जो था वो कहां पे आ जा रहा है, वो आ जा रहा है आपका सेकंड पोजीशन पे। NH2 जो है वो सेकंड कार्बन पे आकर जुड़ जा रहा है, इसलिए हम इसका नाम दे देना है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्लियर है। चलिए अब अपने पिरिमिडीन भैया की बात कर लेते हैं। ये हमने कहा कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, तो भैया सिंगल रिंग एक बना लेते हैं, सिंगल रिंग बन गया। अगर थाइमीन की बात करें तो इसका नाम होता है 2,6 डाइऑक्सी, मतलब सेकंड पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे। तो 6th पोजीशन तो ये है, एक ऑक्सी यहां लगा दिया, सेकंड पोजीशन यहां है तो एक ऑक्सी हमने यहां लगा दिया। 2,6 डाइऑक्सी वाली बात हो गई, हाँ भैया चलो हो गई। अब क्या है, 5 मिथाइल, मतलब अब 5th पोजीशन पे कौन प्रेजेंट होगा, तो 5th पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट होगा। 5th पोजीशन पे कौन प्रेजेंट होगा, 5th पोजीशन पे हमारा प्रेजेंट होगा CH3। 1 2 हो गया, 2,6 डाइऑक्सी, 5 मिथाइल पिरिमिडीन। अब इसको हमको बस बैलेंस करना है, यहां पे हो गया, यहां पे एक डबल बॉन्ड बना दो आप, और यहां पे NH, और यहां पे भी N, एक उससे H। सबकी बैलेंसी आप देखोगे तो सबकी बैलेंसी अब कंप्लीट हो गई। क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करेंगे साइटोसिन की, वो भी एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो सिंगल रिंग तो पहले आंख बंद करके बना लेते ही हैं। इसके नाम को देखें, 6 अमाइनो 2 ऑक्सी, मतलब 6th पोजीशन पे कौन है, एक अमाइनो ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक ऑक्सी ग्रुप है। 6 अमाइनो 2 ऑक्सी, तो 6 अमाइनो जब हो गया, अब यहां पे आप बनाओगे NH, यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड, और उसके बाद आपका यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे ये लगा दो डबल बॉन्ड, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने एक बात बताया आपको कि याद करने का एक तरीका है प्यूरिन और पिरिमिडीन में Ag प्यूरिन, लेकिन आप एक और तरीके से याद कर सकते हो कि प्यूरिन क्या है, नाम छोटा सा है, पिरिमिडीन क्या है, नाम बड़ा है, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। पिरिमिडीन का नाम तो बड़ा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर छोटा है, वहीं प्यूरिन का नाम तो छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स, अब हमने क्या पहले आप कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया हमने कि क्या क्या होता है, तीनों होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर के बारे में भी जान लिया, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में भी जान लिया, नाइट्रोजनस बेस के बारे में जान लिया। अब जानेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। ठीक, हमने कहा था ना कि न्यूक्लियोसाइड से कौन जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है ये देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये लिखा है कि एक नाइट्रोजनस बेस है।
नाइट्रोजनस बेस में कोई भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, कोई भी। तो हम मान लेते हैं एडेनिन को ही, या नाम नहीं लेते हैं, आप कंफ्यूज होगे। हम मान लेते हैं एक नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा जो हमारा पेंटोज शुगर था। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, जब वो पेंटोज शुगर के पास, पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जाकर के जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। द न्यूक्लियोसाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर होता है विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और यही न्यूक्लियोसाइड जो है ये आगे जाकर के न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इट इज मेड बाय पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अभी मैंने कहा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनते हैं, और ये दोनों आपस में मिलेंगे किसके थ्रू? भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। मैंने पहले ही बताया था कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जो इनकी आपस में दोस्ती कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की दोस्ती कौन कराएगा? वो कराएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों को जोड़ेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उस नए स्ट्रक्चर को हम कह देंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का यहां पे फॉर्मेशन होगा। थोड़ा और देखते हैं इसको। चलो पहले हम देख लेते हैं चुप मार के। यहां आप देखो ये एक एडेनिन का स्ट्रक्चर है, 6 अमीनो प्यूरिन। एडेनिन को हम क्या कह रहे थे? 6 अमीनो प्यूरिन कह रहे थे ना। सिक्स अमीनो प्यूरिन। ठीक ऐसा था, लेकिन अब इसको क्या करना है? इसको बॉन्ड बनाना है पेंटोज शुगर के साथ। तो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा? ये यहां से क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये जाकर के पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे प्रेजेंट था, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर याद करोगे तो आप यहां पे OH प्रेजेंट था और इस N के साथ H रहता है। ठीक, इस N के साथ H और यहां पे OH। अब क्या होगा? ये H और ये OH ये सब किसके फॉर्म में निकल जाएंगे? H2O के फॉर्म में निकल गए बाहर। और ये जो एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, ये इस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ जाएगा, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और एडेनिन से वो न्यूक्लियोसाइड बना है तो उसको हम नाम देंगे एडिनोसिन। उसको हम क्या नाम देंगे? एडिनोसिन। वही अगर इस एडेनिन की जगह पे ग्वानिन प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ग्वानोसिन। ठीक, न्यूक्लियोसाइड्स बन रहे हैं, एडेनिन से बन रहा है तो एडिनोसिन, ग्वानिन से बनेगा तो ग्वानोसिन, अगर वो सिस्टीन से बनेगा तो वो साइटिलीन, थाइमिन से बनेगा तो थाइमिलीन। तो इस तरीके से हमारे पास 4 न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट हो जाएंगे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिलीन, थाइमिलीन। क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड बन गया, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जुड़े तो क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है। इस पूरे को हम एक स्ट्रक्चर मानते हैं कि ये पूरा जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है क्या? वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड।
अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड जाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा था, जब मैं पेंटोस शुगर का बना रही थी तो मैंने कहा था CH2OH, ये लिखा था। यहां पे मैंने लिखा था CH2OH, यही था। और जो फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये था दिस, अब फिर से क्या होगा, यहां से ये OH और यहां से ये H, ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन रहा और ये जो ऑक्सीजन रहा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। और अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोसाइड बना था वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ गया। तो अब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जब जुड़ गया तो अब ये टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसी टोटल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन हुआ था एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के जुड़ने से, अब क्या होगा, ये सॉरी ये न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा, ये भी हमने देख लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो आपस में जाके बॉन्डिंग करा लेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। और ये जब जुड़ जाएंगे तो ये अब जो एक नया स्ट्रक्चर आएगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये आएगा आपका न्यूक्लियोटाइड बनके। न्यूक्लियोटाइड क्या है, when the nucleoside bond with phosphoric acid by phosphoester bond, अभी मैंने जो चीज बताया वही, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के थ्रू जो न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं वो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से जाकर के जुड़ जाएंगे, तो वो क्या बना लेंगे, वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जैसे 4 न्यूक्लियोसाइड्स थे वैसे ही 4 न्यूक्लियोटाइड्स भी रहेंगे, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडीन एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। ठीक, 4 न्यूक्लियोटाइड्स का भी फॉर्मेशन यहां पे हो गया। The nucleotides is joined together by phosphodiester bond and form DNA strand। अब भैया क्या होगा कि हमने कहा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या काम किया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो था वो पेंटोस शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ के न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा था। अब न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, वो फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो किससे जुड़ेगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ जुड़ करके एक पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को तैयार कर रहे हैं। देखो आप चीजें कितने अच्छे से हो रही हैं। देखो, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये क्या बनाते हैं हमें, न्यूक्लियोसाइड्स। और इनको बनाने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, वो कर रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किससे जुड़ेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। और ये बना देगा क्या, ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब एक बॉन्ड तो यूज हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब यहां पे जो दूसरा बॉन्ड आएगा वो आएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। हमने क्या पढ़ा था, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ऐसे ही बहुत से बने होंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ेंगे,
तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा भैया। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, इससे तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ रहे हैं, ये किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, ये आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। और ऐसे ही करके डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसका एक स्ट्रैंड बन गया। जो सीढ़ी थी उसका एक बांस तैयार हो गया। कैसे सीढ़ी देखते हैं हम, तो ऐसे दो डंडे रहते हैं और बीच में ऐसे 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 ही तो रहता है सीढ़ी, ऐसे ऐसे ढेर सारे लगाते, तो एक ये लाना पड़ता है, फिर एक ये बांस लाना पड़ता है, फिर इन दोनों को इससे जोड़ना पड़ता है, तब तो जाकर के तैयार होता है। तो उसी तरीके से हम जो एक सीढ़ी बना रहे थे डीएनए की, उसका एक डंडा हमने बना लिया, एक स्ट्रैंड हमने बना लिया। कैसे बनाया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को कैसे जोड़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो एक स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड्स को एक नई चीज से जोड़ेंगे, जो बचा है उससे जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप बचा रह गया था, फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ दिया, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते जाओ, एक पॉलीमर तैयार हो जाएगा, और उसी पॉलीमर को तो हम कहते हैं डीएनए। तो लो भैया, डीएनए की एक स्ट्रैंड बन गई। तो जैसे एक स्ट्रैंड बनी है वैसे ही दूसरी स्ट्रैंड भी बनेगी। जब दोनों स्ट्रैंड बन जाएंगी तो वो दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगी, अब आपस में जुड़ने का काम करेंगी। और वो दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ेंगी, वो दोनों स्ट्रैंड आपस में जो एक बॉन्ड बचा रह गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किससे जुड़ेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेंगी। अब पूरा क्या हो गया, एक डीएनए की स्ट्रैंड बनी भैया। और एक डीएनए की स्ट्रैंड इधर बन रही है। एक डीएनए की स्ट्रैंड इधर बनी है, एक डीएनए की स्ट्रैंड इधर बनी है। अब इन दोनों किनारों को हमको मिलाना है। तो इन दोनों किनारों को हम कैसे मिलाएंगे, इन दोनों किनारों को भी हम एक बॉन्ड के थ्रू मिलाएंगे, और इस बॉन्ड का नाम हम देंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों का नाम क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड जुड़ेंगे, और हमको पता है कि डीएनए स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। और जब दो डीएनए की स्ट्रैंड आपस में आकर के जुड़ती हैं तो वो अब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल बोले तो मान लो ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। और जो इनकी बेस पेयरिंग होती है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन से जुड़ेगा, अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो ये यहाँ पे ग्वानिन से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे ग्वानिन है तो ये यहाँ पे साइटोसिन से ही जुड़ेगा, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो ये यहाँ पे एडेनिन से ही जुड़ेगा। और जुड़ेगा किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 रस्सी बंधाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 रस्सी बंधाएगी, और इन दोनों के बीच में 3 रस्सी बंधाएगी। ये दोनों थोड़े कमजोर हैं, 2 रस्सी से ही इनका काम हो जा रहा है। ये दोनों एकदम गोले मोले फूले फूले, देखो ना, ये भी गोला सा है, इसका भी पेट निकला है। साइटोसिन और ग्वानिन दोनों का भी, ग्वानिन ये देखो, इसको हम मान लेंगे ये साइटोसिन, ये इसका पेट हो गया, ये ग्वानिन, ये इसका। तो भाई पेट किसका होता है, जो हेल्दी लोग होते हैं। तो इनको बांधने के लिए हमें ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा मजबूती कैसे देंगे, चलो एक बॉन्ड और बढ़ा देते हैं। तो एक बॉन्ड और बढ़ा दिया, इनके बीच में क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करा दिया, और इनके बीच में क्या करा दिया, 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करा दिया। अब जब इस स्ट्रैंड का मेंबर इस स्ट्रैंड के मेंबर से, जब इस बिल्डिंग का जो मेंबर है वो इस बिल्डिंग के मेंबर से मिलना स्टार्ट हो गया, तो दोनों बिल्डिंग हो गई भैया एक, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया प्रॉपर, और डीएनए की जो हमें डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो मिलकर के तैयार हो गया। समझ में आया, आया ही होगा। नहीं आया होगा तो कोई लोड नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा, हमने कहा था कि भाई इसी तरीके से बनेंगे।
अब आप देखो कि ये जो है, ये आप समझो कि एक जो है डीएनए की स्ट्रैंड बन के तैयार हो रही है और ये इधर डीएनए की एक स्ट्रैंड बन के तैयार हो रही है। ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है और ये दोनों होते हैं एंटी पैरेलल। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 प्राइम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 प्राइम लिखा हुआ है। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब ये जो दोनों हैं, जैसे यहाँ पे ये थाइमिन नाइट्रोजनस बेस और ये एडेनिन है, इससे देखो ये पेंटोज शुगर जुड़ा है, पेंटोज शुगर से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है, तो ये पूरा तीनों मिला करके एक नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो गया। जब न्यूक्लियोटाइड बन गए तो वो न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ये सारे काम हो गए। अब इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम है। तो अब आप देखो कि दोनों स्ट्रैंड कितने आराम से जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ थाइमिन था, यहाँ एडेनिन था, तो 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग रहेगी। थाइमिन से थाइमिन जुड़ गया, एडेनिन से एडेनिन जुड़ गया। यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन वाली बात आ गई है। तो ग्वानिन क्या है? साइटोसिन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। 1 2 3। मैंने कहा ना मोटू सेट है, इनको जोड़ने के लिए ज्यादा मजबूती चाहिए हुआ, इनको स्टेबिलिटी देने के लिए, तो इनको बांध कर रखने के लिए 3 बार रस्सियां बांध दी गई, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया गया। उसी तरीके से क्या हो रहा है? एक डीएनए की स्ट्रैंड मिल करके तैयार हो जा रही है। तो ये पूरा था डीएनए और डीएनए के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।